बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो इससे मिलता जुलता है। ओके, उसमें भी हम ज़्यादातर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एवोगाड्रोस नंबर, मोल्स, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी है, यानी इस चैप्टर की जो आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस इस चैप्टर की ये हैं कि सबसे पहले हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम एटम्स की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, एटम की डेफिनेशन करेंगे और हम एविडेंस ऑफ एटम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स की क्या टाइप्स होती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर मॉलिक्यूलर आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आयंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, आयंस को स्टडी करेंगे। आयंस में हम केटायंस और एनायंस को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि केटायंस कैसे बनते हैं और एनायंस कैसे जनरेट किए जाते हैं। उसके बाद हम रिलेटिव एटॉमिक मास, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि दोनों लंबे हो जाने से ज़्यादा, तो इसी तरह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। और हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करेंगे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं। ओके, और फिर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को स्टडी करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, आपने मैट्रिक में भी नहीं पढ़ा होगा और एफएससी में ये फर्स्ट चैप्टर में है और ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। उसके बाद आप लोग जब बीएस में जाएंगे तो बीएस में अगर आप केमिस्ट्री रखते हैं तो वहाँ पे आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के कोर्स में। उसके बाद है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और इसी के साथ हम कंबस्चन एनालिसिस भी स्टडी करेंगे। कंबस्चन एनालिसिस भी एक ऐसी एनालिसिस है केमिस्ट्री में जिसके ज़रिए से हम एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके, और फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल लेंगे। मोल में हम लोग जैसे 9th क्लास में हम स्टडी करते थे, मोल में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम आयनिक मास, तो यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर हम एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस करेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है, और इन सब के साथ साथ हम इनकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ओके, फिर हम मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टिशियोमेट्री, इसको स्टोइशियोमेट्री भी कहते हैं, स्टाइकोमेट्री भी इसको बोलते हैं, इसकी काफ़ी सारी प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो स्टिशियोमेट्री को हम डिस्कस करेंगे। हम यील्ड के बारे में देखेंगे कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें यील्ड से क्या मुराद होती है, यील्ड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और यील्ड फाइंड कैसे करते हैं, ये हम न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इसको करेंगे। और लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट होता है और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन में जो ये दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम्स। ओके, हम एटम्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एटम्स की हिस्ट्री क्या है, एटम्स के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज पेश की गई हैं, और एटम की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एटम, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से हम स्टडी करने जा रहे हैं एटम के बारे में। ओके, ये पहला टॉपिक है आपके चैप्टर का, और एटम की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, डिफाइन करें एटम्स को। ये शॉर्टकट में भी आ जाता है, बोर्ड में भी, डिफाइन एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन में कौन से दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ये किसी एलिमेंट का छोटा पार्टिकल होता है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये किसी केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो डेफिनेशन में आपने ये दो पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि एटम इज द
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। आपने 9th क्लास में एलिमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। यानी मैटर में अगर आप सबसे छोटा पार्टिकल देखें तो आप कहेंगे कि एटम, ठीक है। फिर एटम्स जो हैं वो मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं और एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, एटम की एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। अगर हम एग्जांपल दें एटम की, तो एटम की एग्जांपल्स आती हैं हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये एटम्स होते हैं। और हीलियम और नियॉन के जो एटम्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में आपने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, सारा पीरियोडिसिटी के बारे में भी सारा कुछ पढ़ा था। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके टॉप आप कह लें कि एक्सट्रीम राइट साइड पर नॉन मेटल्स पाई जाते हैं, नोबल मेटल पाई जाती हैं, नोबल गैसेस पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है और जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं। ये आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, कि नोबल गैसेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हैं। नोबल गैसेस केमिकल रिएक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि उनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है और जिस वजह से वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। कैसे एग्जिस्ट करती हैं? ये इंडिपेंडेंटली। हीलियम और नियॉन जो हैं ये नोबल गैसेस हैं और नोबल मेटल्स हैं, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, यानी किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, तो ये आज़ादाना हालत में पाई जा सकती हैं। जबकि अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को देखें, मेटल्स या नॉन मेटल्स को देखें, तो वो रिएक्टिव होती हैं। वो क्यों रिएक्टिव होती हैं? ये भी आपने चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास में पढ़ा था। व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं और वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके खुद को स्टेबल कर लेते हैं। तो जो रिएक्शन कर सकते हो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जो नोबल गैसेस हैं सिर्फ ये इंडिपेंडेंटली, इनके एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो बाकी मेटल्स हैं या बाकी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री जो है उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सी किस ने क्या क्या बताया हमें। तो जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर, जो यूनानी फिलोसफर्स थे वो ये समझते थे कि जो एटम है, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर और स्मॉलर यूनिट्स में। यहाँ आप कह लीजिए मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, कि जो मैटर है उसको आप स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँचने के लिए? एक बेसिक यूनिट तक। मतलब मैटर जिस चीज से मिलकर बना है, आप मैटर को डिवाइड करी जाए और एंड पर आप एक ऐसे बेसिक यूनिट तक पहुंच सकते हैं जहां से मैटर बना होगा और वो जो यूनिट होगा उसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। इंडिविजिबल का मतलब होता है कि डिवाइड नहीं कर सकते, ना काबिले तकसीम। बात समझ आई है? ग्रीक फिलोसफर्स का क्या कॉन्सेप्ट था? मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। मैटर को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और कितना डिवाइड कर सकते हैं? आप इतना डिवाइड कर सकते हैं कि आप उसके बेसिक यूनिट तक पहुंच जाएं। बेसिक यूनिट क्या? वो यूनिट जिससे मिलकर मैटर बना होगा। लेकिन जब आप बेसिक यूनिट पर पहुंच जाएंगे तो आप उस बेसिक यूनिट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये था ग्रीक फिलोसफर्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आया डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसने ग्रीक फिलोसफर्स का कॉन्सेप्ट लिया। ग्रीक फिलोसफर्स ने जो कहा था कि बेसिक यूनिट जो आप हासिल करेंगे उसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
तो जो यूनिट जिसको हम डिवाइड मजीद नहीं कर सकते, डेमोक्रिटस ने उसी को नाम दे दिया एटम का। जो बेसिक यूनिट हम ग्रीक फिलोसफर्स की थ्योरी के मुताबिक जो हम मैटर को डिवाइड करके बेसिक यूनिट गेन करेंगे, उस बेसिक यूनिट को जिसको हम डिवाइड मजीद नहीं कर पाएंगे उसको डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम का। और ये वर्ड कहाँ से निकला है? ये वर्ड निकला है एटोमस से। एटोमस का मतलब होता है इंडिविजिबल, जैसे लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, इसी तरह डिवाइड मीन तकसीम करना, इंडिविजिबल मीन नाकाबिले तकसीम, कि हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये था ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि मैटर को आप तोड़ तोड़ के एक बुनियादी यूनिट तक पहुंच जाएंगे जिस बुनियादी यूनिट को हम मजीद तकसीम नहीं कर पाएंगे। और फिर डेमोक्रिटस का कॉन्सेप्ट आया। डेमोक्रिटस ने उसी पार्टिकल को, उसी बेसिक यूनिट को जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको डेमोक्रिटस से नाम दिया एटम का। और वो वर्ड एटोमस से निकला है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। ओके, लेकिन ग्रीक फिलोसफर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसी भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर बेस नहीं करता था, यानी इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने जस्ट अपनी एक थ्योरी पेश कर दी थी, यानी उन्होंने सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने इसके मुतालिक कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया था। ओके, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। फिर लेट 17th सेंचुरी में काम आता है। लेट 17th सेंचुरी का मतलब है कि 17वीं सदी के इख्तिताम पर, जब 17वीं सदी एंड होने वाली थी, तो 17वीं सदी के इख्तिताम पर एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। कौन सी स्टडी की गई? क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। और वो क्वांटिटेटिव स्टडी किस बारे में की गई? जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, और वो क्वांटिटेटिव स्टडी किसकी की गई? ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। किस चीज की गई? कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस थे उनकी कंपोजिशन की स्टडी की गई। अब ध्यान से आपने इस पॉइंट को सुनना है कि प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। चलें यहां से प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस में दो मेजर टाइप्स आती हैं, एटम और एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं ये आपने याद रखना है कि प्योर सब्सटेंसेस की टर्म यहाँ पे मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ? मैं एलिमेंट और कंपाउंड्स के लिए यूज कर रही हूँ। और कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? हाउ ए मैटर इज फॉर्म, कि एक मैटर कैसे बना है। हाउ अ मैटर इज फॉर्म। कंपोजिशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी 9th क्लास के लेक्चर में, मैंने बताया था, अब भी बता देती हूँ कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन हम क्या बताएंगे कि ये एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है और दो हाइड्रोजन एटम से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन हो जाती है। ओके, तो इसी तरह हम प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन देखते हैं, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कंपोजिशन हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे बनते हैं। और इस क्वांटिटेटिव स्टडी वो होती है जिसमें हम अमाउंट्स को डिटरमिन करते हैं। किस चीज को डिटरमिन करते हैं? जिसमें हम अमाउंट्स को डिटरमिन करते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट्स की डिटरमिनेशन की जाती है। तो प्योर सब्सटेंसेस की जब कंपोजिशन की स्टडी की गई तो इसमें दो पॉइंट्स थे, दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव कंपाउंड्स, कि जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे मिलते हैं और मिलकर वो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें देखा गया कि हाउ कंपाउंड्स आर ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या डिस्कस किया गया? दूसरा पॉइंट कि जो पहला पॉइंट ये था कि एलिमेंट्स कैसे मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, यानी कंपोजिशन की स्टडी हो गई ना इसमें, क्या कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, कितने एलिमेंट्स मिलेंगे और कैसे कैसे वो कंपाउंड्स बनाएंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें देखा गया कि कंपाउंड्स को हम ब्रेक करके कैसे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था 17th सेंचुरी का वर्क। 17th सेंचुरी के एंड का, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यहाँ पे लेट 17th सेंचुरी में क्या काम किया गया
इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी की गई ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट देखे गए कि एलिमेंट्स का कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, और फिर जो कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक होकर कैसे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है जॉन डाल्टन का वर्क। जॉन डाल्टन ने 1808 में, ये इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो हम एटम्स की मदद से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटम्स के कॉन्सेप्ट की बेस पे ही हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसने किस चीज के बारे में स्टडी की? जॉन डाल्टन ने क्या बताया? जॉन डाल्टन ने बताया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो सिर्फ एटम्स के कॉन्सेप्ट की बेस पर ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, अब ये क्या बताता है? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्टली हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि मैटर को ना ही तो हम खुद बना सकते हैं और ना ही हम मैटर को खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम केमिस्ट्री में कैसे करेंगे कि केमिस्ट्री में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं या कोई फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो जितना मैटर हमने रिएक्शन के स्टार्ट पर लिया है हमें रिएक्शन के एंड पर भी उतना ही मैटर मिलेगा। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स फिजिकल और केमिकल चेंज होने से पहले थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स फिजिकल और केमिकल चेंज होने के बाद हमें मिलेंगे। ओके, और उसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये हमें बताता है कि किसी केमिकल कंपाउंड में क्या बताता है हमें? ये किसी केमिकल कंपाउंड में जो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स या एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। रेशियो बाय मास क्या रहते हैं? वो फिक्स्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम इसमें कार्बन होता है और 32 ग्राम इसमें ऑक्सीजन होती है। ओके, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जब भी प्रिपेयर करेंगे तो आप हमेशा यही प्रोपोर्शन रखेंगे। आप 12 ग्राम इसमें कार्बन लेंगे और 32 ग्राम आप इसमें क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। ओके, बात समझ आ रही है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का मास हो जाएगा 32 ग्राम। इसी तरह अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर में इनकी रेशियो होती है 2 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो अब अगर आप वाटर जब भी बनाएंगे, आप लेबोरेटरी में बनाएंगे, जब भी आप वाटर को देखेंगे या वाटर को प्रिपेयर करेंगे तो आप हमेशा उनकी कंपोजिशन क्या रखेंगे? 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर ज्यादा करना है, अगर आप इसको 4 ग्राम हाइड्रोजन करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएंगे। यानी जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगी। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जो एटम्स या एलिमेंट्स हैं वो बाय मास उनकी रेशियो फिक्स्ड रहती है। ओके, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की हमें क्यों जरूरत पड़ती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं और हमें रिएक्टेंट्स की मैसेस का पता है कि रिएक्टेंट्स का मास कितना है, तो हम उस लिहाज से जो प्रोडक्ट्स बनी है उन प्रोडक्ट्स का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस लिहाज से प्रोडक्ट्स का मास कितना बनेगा। ओके, और इसी तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या है? इसे हम केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी अगर तो एटम्स की कंपोजिशन फिक्स्ड है तो फिर हम कहेंगे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में हम दूसरा भी कोई कंपाउंड बनाते हैं उसमें रेशियो रहती है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। लेकिन अगर एटम्स की रेशियो चेंज हो जाती है तो केमिकल कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। ओके,
तो जॉन डाल्टन ने क्या वर्क किया था? जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको हम किसके जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम, कि हम एटम्स के कॉन्सेप्ट की बेस पे ही इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके और फिर जॉन डाल्टन ने दी थी अपनी एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन, और उनकी एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो ये था कि मैटर इज मेड अप, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि जो भी मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स से मिलकर बना है और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब कोई भी एलिमेंट जो है, दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट के एटम्स की सेम हो सकती हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा डिफर करती हैं। तो जो एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन, उसका मेन पोस्टुलेट, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का मेन निकात आप कह लें कि मेन नुक्ता आप कह लें या निकात कह लें या नुक्ता कह लें, कि जो अहम नुक्ता है उसकी एटॉमिक थ्योरी का वो क्या है। तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या है? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, या फिर ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनता है मैटर, और जो जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। ओके उसके बाद है जे बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशन। जे बर्जीलियस ने एटॉमिक मैसेज की डिटर्मिनेशन की थी। क्या किया था जे बर्जीलियस ने? डिटरमिन्ड द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स, और जो एटॉमिक मैसेज जे बर्जीलियस ने डिटरमिन किए थे उस वक्त, अब भी मॉडर्न मैसेज जो हैं वो भी उनके साथ बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करते हैं, बहुत ज्यादा हद तक वो इक्वल ही है एटॉमिक मैसेज। तो जे बर्जीलियस का क्या काम था? जे बर्जीलियस ने डिटरमिन द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज की डिटर्मिनेशन की थी, और दूसरा इनका काम था डेवलप्ड अ सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप किया ऑफ गिविंग, देने का एलिमेंट्स आ सिंबल, ऑफ गिविंग एलिमेंट्स द सिंबल, एलिमेंट्स को सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आप लोग इसके लिए 9th क्लास का मेरा एक लेक्चर देख सकेंगे जो कि बेस करेगा सिंबल्स पे, कि सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सिंबल की क्यों जरूरत पड़ती है। तो जो जे बर्जीलियस ने क्या काम किया था? उन्होंने वर्क ऑफ जे बर्जीलियस या जे बर्जीलियस कंट्रीब्यूशन, तो उनकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज डिटरमिन किए थे, और जो मैसेज उन्होंने डिटरमिन किए थे मॉडर्न जो एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज हैं वो भी उनसे काफी हद तक मिलती जुलती हैं। और दूसरा उन्होंने एक सिस्टम दिया था जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम एलिमेंट्स को सिंबल्स दे सकते हैं, हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, Na फॉर सोडियम, Fe फॉर आयरन, Cl फॉर क्लोरीन। ओके तो ये जो एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का सिस्टम है ये भी किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने ही दिया था। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है जब भी कोई पूछे कि एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज को किसने डिटरमिन किया था। एज अ केमिस्ट आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को जे बर्जीलियस ने डिटरमिन किया था, और उन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का भी एक सिस्टम डेवलप किया था। ओके अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एटम है वो मजीद छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके मॉडर्न रिसर्च या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि एटम भी मजीद पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है और उन पार्टिकल्स पर को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वो पार्टिकल्स जो एक एटम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक
पार्टिकल्स, और तकरीबन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। ओके, एक एटम में तकरीबन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? Those particles which constitute the structure of an atom are called as subatomic particles। और उन सबएटॉमिक पार्टिकल्स में शामिल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, उसके बाद हाइड्रोन। तो ये सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और उनमें से 3 पार्टिकल्स जो हैं उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं एक एटम में? उनमें शामिल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वो 3 पार्टिकल्स हैं जिनको हम सबएटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, ये एटम की स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हैं, यानी इनके बगैर एटम की स्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं कर सकते हैं या हम स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा 9th क्लास में, आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो ये क्या बताता है हमें? जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके एटम के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इनके बगैर एटम की स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले तो हमने चैप्टर की डिस्कस की थी कि हम इस चैप्टर में किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो एटम की डेफिनेशन पढ़ी है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ इंडिपेंडेंट एटम्स होते हैं और कुछ डिपेंडेंट एटम्स होते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं हीलियम, नियोन या फिर नोबल गैसेस, और बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन करना होता है। फिर हमने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर देखा कि ग्रीक फिलोसफर्स का क्या कंसेप्ट था। उन्होंने कहा था कि मैटर को हम तोड़ तोड़ के एक छोटे यूनिट तक पहुंच सकते हैं और उस यूनिट को हम मजीद डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर हमने डेमोक्रिटस का कंसेप्ट देखा कि डेमोक्रिटस ने कहा कि जो पार्टिकल जब हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो जिस बेसिक यूनिट पर हम पहुंचेंगे उस बेसिक यूनिट को हम एटम बोलेंगे। ओके, और एटम का वर्ड कहाँ से निकला? एटॉमस से। एटॉमस का मतलब होता है इंडिविजिबल। उसके बाद 17th सेंचुरी का हमने वर्क देखा है कि 17th सेंचुरी में, लेट 17th सेंचुरी में क्या वर्क हुआ था? लेट 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई थी। कौन सी स्टडी की गई थी? क्वांटिटेटिव स्टडी की गई थी। और किस चीज की? ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस याद रखने हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। 17th सेंचुरी में यह वर्क हुआ कि एलिमेंट्स मिलकर कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं और कंपाउंड्स कैसे फिर ब्रेक डाउन होकर एलिमेंट्स देते हैं। फिर जॉन डाल्टन का वर्क देखा। जॉन डाल्टन ने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको हम क्या एटम के कॉन्सेप्ट के बगैर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम या एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। तो एटम के कॉन्सेप्ट के बगैर हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को दिया था लिवाइजर ने। किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? लिवाइजर ने। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था जोसेफ प्रूस्ट ने। प्रूस्ट हम बोलते हैं, प्रूस्ट लॉ भी कहते हैं इसे, जोसेफ प्रूस्ट ने हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था और लिवाइजर ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था। ओके, फिर हमने बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशन की। बर्जीलियस ने क्या किया था? एटॉमिक मैसेज डिटरमिन किए थे और एक सिस्टम दिया था जिससे एलिमेंट्स की सिंबल डिफाइन की जा सकती हैं। ओके, एलिमेंट्स को सिंबल दी जा सकती हैं। फिर मॉडर्न कंसेप्ट क्या था कि एटम जो है वो मजीद पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। उन पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम।
वो पार्टिकल्स जो एटम की स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उनमें से फंडामेंटल 100 पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम में, और उनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, तो ये था सिर्फ एटम की हिस्ट्री के बारे में और एटम की डेफिनेशन आपने की है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इसके अलावा है डिफाइन एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एमसीक्यूज में आता है हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, तो एक एटम में 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।